हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको दोपहर 12 बजे एक दिन मैथ का मॉक टेस्ट, एक दिन रीजनिंग का मॉक टेस्ट और एक दिन जीके का मॉक टेस्ट आपके लिए लाइव लेकर हम आया करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और डेली आप दोपहर 12 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हो प्रैक्टिस सेट के लिए। अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, आपका साइंस वाला सेक्शन, तो आप हमारे विनायक बैच में आ सकते हैं केवल 499 रुपए में। 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको एक कोर्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें लाइव के साथ साथ वीओडी क्लास मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, रजिस्टर करके लॉगिन करना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विनायक बैच केवल 499 रुपए में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और इस क्लास को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। हर सवाल आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा भी फील होगा, ठीक है। और 2-3 चीजें हैं, जैसे कोई भी अगर आप मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको उस चीज का कंसेप्ट आना जरूरी है। आपने तैयारी या तो आप कहीं से कर रहे होंगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपका निचोड़ है, आपकी जो डेली की तैयारी है उसका टेस्ट है कि आपने जो पढ़ा है क्या एग्जाम में उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही हमारा प्रयास है कि डेली आपके माइंड को थोड़ा सा बूस्टअप किया जाए। डेली दोपहर 12 बजे आपके साथ जुड़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो पहला सवाल, ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2018 में आया सवाल है, एसआई में, ठीक है। कह रहे कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल प्रोडक्ट का 90% जो है थोड़ा खराब क्वालिटी का आ गया। यदि दोष रहित उत्पादों की संख्या 2349 है तो दोष पूर्ण प्रोडक्ट की संख्या क्या होगी। तो एक बात बताइए, अगर 90% प्रोडक्ट यहां पे खराब आ गया तो सही कितना है दोस्तों? 81%। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 81% का मान है वो 2349 है। 1% का मान निकालेंगे तो 2349 बटे 81 आएगा। और आपसे पूछा है कि कितना प्रोडक्ट खराब आया, तो भैया खराब कितना है? 19%। तो 19% ही निकाल दीजिए। कई बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे, पहले टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका फिर 19% निकालेंगे। तो आपका डबल स्टेप होगा, सिंगल स्टेप में सवाल को सोल्व कीजिए। 81% का मान दे रखा है, 19% का मान निकालना है। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 से कट जाएगा 9 9 81, 9 2 18, 9 6 54, 9 1 9। यहां से कटेगा 9 2 18 और 9 9 81, यानी 29 गुणा में 19 आएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 9 81 यानी 551 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आंसर देते रहिए। कमेंट में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे, नहीं तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। और जो सवाल समझ में ना आए इसको आप बाद में रिपीट करके भी देख सकते हो जब ये क्लास रिकॉर्ड में चली जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग है 261 है, उनमें पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी का जो रेशियो है वो दे रखा है और दूसरी संख्या आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कह रहा है कि पहली और दूसरी का जो रेशियो है 2:3 है और दूसरी और तीसरी का है वो 3:4 है। तो भैया यहां पे कुछ नहीं है तो इसको बढ़ा के मैंने यहां लिख दिया और इसको बढ़ा के मैंने यहां लिख दिया। अब आप यहां पे रेशियो निकालोगे, 2 3 6, 3 3 9, 3 4 12। अब ये फिर 3 से कट जाएगा तो आप काटेंगे जी रेशियो। अल्टीमेटली जो पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का रेशियो आएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 2 3 4 आ गया। आपसे कह रहा है कि टोटल योग 261 है। भैया रेशियो में योग क्या आएगा? 4 3 7 2 9, यानी 9 का मान आपको दे रखा है 261। 1 का मान निकालेंगे तो 29 आएगा। आपसे कहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी का मान 3 है, तो 1 का मान अगर 29 है तो 3 का मान क्या आएगा? 87। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए,
काफी अच्छे सवाल लेके आए हैं, सारे सवाल आरपीएफ में आए हुए हैं, ठीक है, और वो भी सब इंस्पेक्टर में। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे को ये सवाल आसान लग रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी 10वीं 11वीं क्लास की, अभी 18 साल के हुए हैं, पहली बार वो तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल का प्रोसेस भी उनको आना चाहिए। देखिए अब इस सवाल में आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहां पे निकालेंगे तो 21 आएगा, 597 में 21 घटाएंगे तो 576 आएगा, और 576 का जब रूट निकालेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो रूट के अंदर रख लो। यहां पे क्या है जी, रूट 600 माइनस एक्स, इधर मिलेगा रूट 576, यही तो मिलेगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स का जब मान निकालोगे तो 600 माइनस 576, तो आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल दिया है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये दिखने में आसान है लेकिन बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। कह रहा है कि इस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसमें आप 9 का भाग दे रहे हो, तो जो संख्या का डिजिटल सम होगा, क्या होगा, डिजिटल सम, जो भी उस संख्या का डिजिटल सम होगा वही उसका रिमाइंडर बचेगा अगर 9 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में आया 64,579, और मैं कह रहा हूं कि इसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो भैया डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम में क्या करते हैं, 9 से 9 काट देते हैं, 5 4 9 कट गया, 7 और 6 13, भैया 13 को फिर जोड़िए, 3 और 1 4, यानी इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया है, 4 आया है। अगर आप इस संख्या में 9 का डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो भी रिमाइंडर 4 ही बचेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 461, और मैं कहूं कि इसमें 9 का भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आपको 9 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप डिजिटल सम कीजिए। तो देखो 6 4 10 और 1 11, 11 को फिर ऐड करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। तो अगर आप इस संख्या में 9 का भाग दोगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी जो उस संख्या का डिजिटल सम होगा वही आंसर आएगा, वही रिमाइंडर बचेगा जब आप उस संख्या में 9 का भाग दोगे। यहां पे देखो 9 पंजे 45, 11 बचेगा, 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, और डिजिटल सम भी कितना था, 2 था। तो यहां पे देखिए भैया 7 2 9 5 4 9, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक करिएगा। डेली हमारे साथ 12 बजे आप जुड़ेंगे लाइव दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस पढ़ना है डिटेल से, मैथ रीजनिंग जीके का, तो 499 रुपए 1 साल की वैधता के साथ विनायक बैच आ रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अनीता अपनी सामान्य गति के 9/10वीं गति से कुछ दूरी चलती है, ठीक है जी, और सामान्य समय से 29 मिनट अधिक लेती है। तो लिया गया सामान्य समय क्या होगा। तो अगर हम यहां पे लिखें कि सामान्य गति क्या है और वर्तमान में वो किस गति से जा रही है। आप जानते हैं कि दूरी अगर कांस्टेंट होती है तो समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकल होते हैं, विपरीत अनुपात में होते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि स्पीड जो है ना, अनीता की स्पीड, पहले ये 10 की स्पीड से स्कूल जाती थी या कहीं भी जाती थी, अब जाती है 9 की स्पीड से। भैया 9/10, 10 क्या है, ओरिजिनल स्पीड है, 9 क्या है, इनिशियल वर्तमान स्पीड है, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशियो 10:9 है तो टाइम का रेशियो क्या जाएगा दोस्तों, 9:10। यानी पहले वो 10 की स्पीड से जाती थी तो 9 मिनट का टाइम लगता था, अब वो स्पीड उसने कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहां पे पहले 9 यूनिट लगता था, अब 10 यूनिट लगता है, तो कितना टाइम ज्यादा लगता है दोस्तों, एक का मान सवाल में कितना दे रखा है दोस्तों, 29 मिनट। आपसे पूछा है सामान्य समय, तो सामान्य समय यही तो है, तो 9 का मान निकालेंगे, 9 इंटू 27, ठीक है, 9 इंटू 29, तो 9 ने 81, 9 दूने 18 और 8 26, तो 261 मिनट का उसका सामान्य समय है। वर्तमान समय लेती है 290 मिनट, क्यों, 29 मिनट ज्यादा लेती है। तो आपसे ओरिजिनल पूछा है 261 मिनट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और डेली हमारे साथ जुड़िए, है ना, डेली 12 बजे।
आरपीएफ के लिए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक आदमी के पास थैला है, उसमें कुछ रुपए हैं और उसमें कुछ सिक्के भी हैं, और सिक्के जो है ना या तो 1 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, और उनकी संख्या का जो रेशियो है 3, 5, 7 है। यदि थैले में कुल मिला के 2842 रुपए है तो 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो यहां पे पहले हम लिखेंगे जी नोट कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे जी नोट तो 1 रुपए का है, 5 रुपए का भी नोट है और 10 रुपए का भी नोट ले रखा है। यहां पे मैं लिखूंगा संख्या कितनी है, नोटों की संख्या। तो संख्या का रेशियो दे रखा है 3, रेशियो 5, रेशियो 7। और यहां से मैं निकालूंगा दोस्तों राशि, धन निकालूंगा भैया। कैसे निकालेंगे भैया? आप मुझे बताइए 1 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बढ़ेंगे? आप कहेंगे जी 3 रुपए बढ़ेंगे। प्लस 5 रुपए के 5 सिक्के तो रुपए कितने बचे? 25। 10 रुपए के 7 सिक्के तो रुपए कितने बढ़े जी? 70। हमारे पास रेशियो में जो रुपए आया है 98 आया है। 98 का जो मान है वो है 2842 के। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2842 बटे 98 आएगा। आपसे पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या है दोस्तों? 7। तो 7 का मान निकालना है। 7 से कैलकुलेट करेंगे 14 आएगा। यहां पे 14 दूनी 28, 0, 14 × 42। तो 10 रुपए के कितने सिक्के आएंगे दोस्तों? 203 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक करने से आपका पैसा नहीं लगता, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे बढ़ने का एक जुनून सा मिलता है कि भैया हाँ बच्चे हमारी क्लासेस को लाइक कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा जी, कह रहे कि उपहार के एक बक्से में 10 चूड़ियां हैं, जिसमें 4 चूड़ियों का औसत तो 76 ग्राम है, 6 चूड़ियों का औसत 77 ग्राम है। तो कुल चूड़ियों का औसत भार क्या होगा? तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे भैया, इसमें करने के लिए आपको डेविएशन मेथड आना चाहिए। बिल्कुल आसान मेथड है। कह रहे कि पहली 4 का औसत है वो 76 है, आखिरी 6 का औसत 77 है। मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं कि सभी का जो 10 की 10 चूड़ी है ना, मैं मान लेता हूं भैया सभी की सभी का औसत मान लीजिए 76 है। कितना है जी? 76। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहली 4 का औसत 76 है, मैंने मान लिया सभी 10 चूड़ियों का औसत 76 है। तो भैया ये 76 है, ये भी 76 है, ना तो एक ज्यादा ना ही एक कम, प्लस माइनस क्या? 0। इधर आएंगे तो मैंने माना सभी का औसत 76 है, लेकिन ये तो 77 है, यानी एक चूड़ी का एवरेज वेट 1 ग्राम ज्यादा है, तो 6 का कितना ज्यादा हो जाएगा? 6 ग्राम। तो मैं यहां लिख सकता हूं 6 ग्राम इधर क्या है भैया? ज्यादा है। अब एक बात जानते हैं कि एवरेज में क्या होता है, जो कटेगा वो सब में बटेगा, कटेगा वो सब में बटेगा। कटेगा क्या जी? 6 ग्राम। 6 ग्राम को सभी 10 में बांटना है तो 0.6, यानी एवरेज 0.6 यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। यही सवाल का आंसर। ठीक है, आप डेविएशन मेथड में कुछ भी एवरेज मान लीजिए, सवाल का आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हम एवरेज की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो कोर्स में आइए, वहां से ज्यादा डिटेल से आपको बता पाएंगे। यहां पे अगर बहुत ज्यादा डिटेल देंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास ये। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि घड़ी को 2300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि उस घड़ी को 3150 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया 20% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब भैया घड़ी अगर मान लीजिए 100 रुपए की है तो कितने में बेच रहा है जी? 80, और 80 का मान है कितने के? 2300 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि भैया 3231 में इतने में बेचेगा तो कितने % का लाभ होगा? तो आप जानते हैं सीपी हमेशा क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। अगर कोई वैल्यू कह रहा है कि भैया कोई मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु को 90 में बेच रहा है, तो यानी 10% का नुकसान ले रहा है। और अगर मैं कहूं कि भैया 110 में बेच रहा है, 10% का क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। यानी जो भी हमारा अगर आंसर आएगा, अगर वो 100 से कम आएगा तो हम उसको मानेंगे उतना ही नुकसान। जैसे मान लीजिए आंसर आता है 94, तो हम मानेंगे 6% का नुकसान होगा।
और अगर मान आता है 106 तो हम मानेंगे भैया 6% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर होगी बात? बिल्कुल आसान सवाल है, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, यानी जो 2300 है ये बराबर है 80 के, तो एक का मान निकालेंगे 80/2300 आएगा 2300, और आपको कह रहा है कि इतने में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, तो आपको बस इतना इसका मान निकालना है 32 31 50 बटे आएगा 100। काटा पीटी करिए, ठीक है, 2 से काटे 5 से काटे, जब काटा पीटी करेंगे तो ये आएगा 112.4। कितना आएगा भैया? 112.4 आएगा। 100 रुपए की वस्तु को मैं 112.4 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा 12.4% का। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए मेरा आंसर आता भैया 97.6%, तो ये 100 से कितना है जी? 2.4 कम है, तो उतने ही परसेंट का नुकसान हो जाता। बात आ रही समझ में? तो मेरा जो आंसर है 112.4 आया है, इसका मतलब जो 12.4% का क्या हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े विनायक बैच में मात्र 499 रुपए यानी 500 रुपए में। कह रहे कि एक वर्ताकार मैदान की परिधि 1012 मीटर है, तो भैया 2-3 चीजें यहां पे लिख देता हूं छोटी छोटी। वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वर्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भैया, सवाल में क्या दे रखा है? पहले वर्त की परिधि, तो भैया 2πr 2 गुणा में 22/7 इंटू आर बराबर 1012। तो आर का मान निकालेंगे भैया 1012 बटे 2 गुणा में 22 इंटू 7। अब काटेंगे 2 पंजे 10, 0 2 छक्की 12, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 छक्की 66, 23। तो यहां पे आर का मान आएगा 161 मीटर। आर कितना आएगा जी? 161 मीटर। अब कह रहा है कि कोई वर्गाकार मैदान है जिसकी आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। ठीक है भैया, लंबाई गुणा में चौड़ाई तो होगा, तो लंबाई क्या दे रखी है? 14, चौड़ाई क्या दे रखी है? 11। देखो ये देखो, भुजा गुणा भुजा कह दो, लंबाई गुणा चौड़ाई कह दो, बात एक ही है, भुजाओं का ही मल्टीपल होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे जब। ठीक है, तो देखिए सवाल में दिया क्या है? सवाल में दे रखा है भैया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्त के क्षेत्रफल के। तो वर्त का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 14x इंटू 11x। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? x की पावर 2। दूसरी तरफ क्या है जी? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है जी? 161। अब ये जो 14 गुणा में 11 किया था, ये आ जाएगा बटे में। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 11 दूनी 22, 7 से कटेगा 23, 2 7 14, 7 से कटेगा 23, यानी x की पावर 2 का मान 23 है, तो x का मान कितना आएगा? 23। आपसे पूछा है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा निकालने के लिए 23 का गुणा करेंगे कितने से दोस्तों? 14 से। तो 14 × 42, असल पाई 4, 14 × 28 और 4 32। तो बड़ी भुजा जाएगी 322 मीटर। अगर छोटी पूछेगा, मान लीजिए यहां पे पूछे छोटी भुजा, तो क्या करेंगे दोस्तों? 23 का गुणा कर देंगे 11 से और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, और ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो हल्के मत लेना। हम जब सवाल को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है तो वो नहीं होता। हर सवाल आपके हाथों से निकलना चाहिए कि ये सवाल मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, तभी करना कि ये सवाल आता है। ठीक है, ऐसे सवाल की भाषा को देख के या आसान सा दिख रहा है भैया कर लेंगे तो पेपर में आएगा, तो ऐसे जो बच्चा करेगा वो कभी पास नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको
4208 पदों में आना है, जो लिस्ट लगेगी आरपीएफ की उसमें लेके आना है नाम अपना, तो शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से। देखिए कह रहा है कि 55 किलोमीटर की चाल से और 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ियां एक दूसरे को 21 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन ए की लंबाई 20 से 2.5 गुनी है, ट्रेन ए पुल को 72 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? दो सवाल है। पहली चीज, जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, जिसको सापेक्ष गति कहते हैं। तो यहां पे निकाल देता हूं टोटल स्पीड। टोटल स्पीड कितनी आएगी? 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6। तो ये आएगी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। क्या आगे जी? 30 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो जब पार करेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? ऐड हो जाएगी। तो दूरी कितनी आएगी जी? 21 सेकंड में पार कर रही हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 630 मीटर की दूरी आ गई। ट्रेन ए और ट्रेन बी, कह रहा है कि ट्रेन ए है वो 20 से 2.5 गुना यानी 5/2। तो अगर ट्रेन बी की लंबाई 2 है तो ए की कितनी है जी? 5। टोटल लंबाई 7 का मान 630 है, एक का मान आएगा 90। यानी ट्रेन बी की लंबाई अगर 180 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी आएगी जी? 450 मीटर। अब कह रहा है कि 450 मीटर जो लंबी ट्रेन है ये किसी पुल को पार करती है कितने में जी? 72 सेकंड में। तो भैया ट्रेन ए की स्पीड निकालिए। अब ट्रेन ए की स्पीड देखिए 55 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इस 55 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 5/18 में, तो हमें 72 सेकंड का मान निकालना है। तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55 गुणा में मार्कर चेंज कर लेता हूं, 55 गुणा में 5/18, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो यह आएगा 20 गुणा में 55 करेंगे तो 1100। ठीक है, तो यहां पे पुल की जो लंबाई आएगी वो आएगी दोस्तों 1100 माइनस 450, यानी पुल है भैया वो 650 मीटर लंबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, एक ही सवाल में 2 सवाल आपको दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहले क्या करना होगा? पहले आप टोटल स्पीड, टोटल दूरी निकालिए। दोनों ट्रेन एक दूसरे की पार करेंगी तो दोनों की स्पीड भी ऐड होगी और दोनों की दूरी भी ऐड होगी। तो स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 30 मीटर पर सेकंड आया। टोटल डिस्टेंस कितना जी? 630 मीटर। यानी जब दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार किया तो कुल मिला के 630 मीटर की दूरी को क्रॉस किया। अब कह रहे हैं कि ट्रेन ए बी से 2.5 गुना लंबी है भैया, तो ट्रेन बी अगर 2 है तो ए कितना है? 5 है। टोटल 7 का मान 630, एक का मान 90 आएगा। ये कह रहा है कि 450 मीटर लंबी ट्रेन पुल को पार करती है 72 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 1100। 1100 में 450 की तो ट्रेन है, तो पुल कितना? 650। आइए आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। और अगला सवाल देखिए, 1400 और 1800 के बीच में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल है। शेषफल कितना बचे? 3 बचे। यदि x को 11 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? तो सबसे पहले तो हम संख्या निकालेंगे। तो भैया संख्या क्या होगी? संख्या होगी भैया एलसीएम। किसका एलसीएम जी? 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम प्लस में 3। ठीक है, तो भैया 5, 6, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इन तीनों का 6, 8, 12, इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 24 आएगा क्या? फिर यहां से 9 इनको देखेंगे 3 आ जाएगा, और यहां से देखेंगे 5 आएगा। तो 5 15 चौके 60, 30 36, तो आपके पास संख्या आ जाएगी 360 के प्लस में 3। के कहां से लगाया? के क्यों लगाया और कहां से लगाया? तो देखिए 360 प्लस में 3 करोगे तो 363 आएगा। तो 363 तो 1400 और 1500 के बीच में नहीं है ना। सवाल में पूछा है कि भैया संख्या होनी चाहिए 1400 और 1500 के बीच में। ये जो संख्या आई है ये आई है हमारे पास स्मॉलेस्ट। ये कौन सी संख्या है दोस्तों? स्मॉलेस्ट संख्या होगी, जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दोगे तो हर बार रिमाइंडर 3 बचेगा।
लेकिन हमें संख्या चाहिए भैया 1400 और 1500 के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो जब आप यहां पे इस k का मान जब आप 4 रखोगे, k का मान 4 रखोगे तो ये आ जाएगा 1440, ये आ जाएगा 1440 प्लस में 3। इसका मतलब मेरे पास संख्या क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी जी 1443। ये वो नंबर है जो 1400 और 1500 के बीच में है, और जब इस नंबर में इन संख्याओं का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अब कह रहा है कि इसमें अगर 11 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो भैया आप भाग देंगे 11 एक कम 11, 3 11 या 33, 1 11 कम 11 और 2, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर बराबर r का मान 2 आएगा। सिंपल सा सवाल। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए विनायक बैच में आइए 499 रुपए में। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जब लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स में जाएंगे सामने ही, वहां पे आपको विनायक बैच मिलेगा, 499 रुपए में बाय नाउ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए। यहां तो खाली एक सवाल है, वहां हम पूरा टॉपिक आपको देंगे। ठीक है, और हर टाइप का, हर लेवल का सवाल। देखिए कह रहे कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। ये कितना गुना है दोस्तों, 9 लिखा है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा, तो एक बात तो आप जानते हैं कि जो भाज्य होता है वो होता है भैया भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। तो एक बात आप मुझे बताइए, आपको रिमाइंडर दिया है जी कितना, 24। तो रिमाइंडर अगर आपको 24 दिया है तो भाजक कह रहा है कि भागफल का तो 8 गुना और शेषफल का 9 गुना। तो भाजक हम निकालें तो इसका 9 गुना, तो 9 चौक 36, 9 2 18 और 3 21, 216 आएगा। अब आपको अगर भागफल निकालना तो ये इसका 8 गुना है, तो 8 से देखो भाजक जो है भागफल का 8 गुना, तो ये भागफल कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56। अब आपको करना क्या, इनका गुणा कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने जो संख्या आएगी कितनी आएगी बताइए जरा। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे 58 56, संख्या आएगी 5 8 5 6। ये इस सवाल का आंसर। ठीक है, और ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल देखिए, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, और डेली दिन में 12 बजे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो देखिए कह रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 8% की दर पर 3 वर्षों में 13,824 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से, यहां पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेट निकालेंगे। आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको अमाउंट दिया है, आपको भैया प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल दिया है जी 8,000, अमाउंट दिया है जी 13,824। 8 से डिवाइड करोगे 1000 आएगा, यहां पे 1728 आएगा। ठीक है, 8 है भाई, कर लिया मैंने। अब आगे यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे 5 से भी कर सकते हो, 4 से कर लो या 8 से कर दो, 8 से कर देते, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। यहां पे 8 दूनी 16, 1, 8 एकम 8, 8 संगे 48। तो ये आएगा 5 की पावर 3 और ये 6 की पावर 3। तो टाइम तो 3 वर्ष दे रखा है, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर आपका 5 है तो अमाउंट कितना हो रहा है 6। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 6 रहो, यानी इंटरेस्ट हर साल 1 रुपए का लग रहा है, हर साल 1 रुपए का, 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 5 रुपए पे, तो 100 पे कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20% वार्षिक। इसमें कोई दो राय, कोई दो राय नहीं। अब कह रहा है कि ब्याज जो है ना छमाही अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो यहां पे निकालना पड़ेगा नई रेट।
छमाही की दर, तो ये तो भैया वार्षिक है, तो छमाही की क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी 10%। ठीक है, अच्छा जी। फिर आगे कह रहा है कि भैया 1/4 है, इसका मतलब ये जो 20% है, 20% जो रेट है ये 12 महीने के लिए, 12 महीने की रेट है वो 20% है। एक महीने की आएगी 20/12, और आपसे पूछा 1/4, यानी 3 महीने की निकालनी है। कितने महीने की निकालनी है दोस्तों, 3 की, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 300 के 12, 4 5 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो इसका मतलब भैया 2 छमाही, 1 से 1/4 वर्ष है, यानी 2 छमाही और 1/4 वर्ष आपका आएगा। तो आपका जो नया धनराशि होगी, अमाउंट 8,000 गुणा, ये देखिए 10 से क्या हो जाएगा 1/10, यानी प्रिंसिपल अगर आपका 10 है तो ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, तो 11/10 गुणा में 11/10, और यहां पे 20% का 5% मतलब 1/20, तो 20 से 21, 21/20 आएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगी, 2 चौके 8, यहां पे देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो 10,164 आपका आंसर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 10,164 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ये सवाल। रेट निकालना है, रेट आपने निकाल लिया भैया 20% वार्षिक, तो छमाही की दर क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, और 1/4 वर्ष के लिए 3 महीने का क्या हो जाएगा दोस्तों 5%, तो 10% मतलब 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11, और यहां पे 20 से 21, कैलकुलेट करेंगे 10,164 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे यहां पे सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ये ए बी सी के हिस्से में भैया राशि बांटी गई है। अगर ए और सी के हिस्सों के बीच में 2001 रुपए का अंतर है तो एक्स का मान क्या होगा कुल राशि को। ठीक है, तो भैया सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए और बी का रेशियो 3:5 है, और बी और रेशियो का सी का 4:7 है। तो यहां पे कुछ नहीं है, 5 को ले आओ, यहां पे कुछ नहीं है, 4 को ले आओ। तो अब आपके सामने आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, ए का मान 12, बी का मान 20 और सी का मान 35। ठीक है, आपसे कह रहे कि ए और सी के बीच में सिक्कों का हिस्सों का अंदर 2001 है। यहां पे अगर आप अंतर देखोगे ए और सी के बीच में, तो कितने का है दोस्तों 23 का, तो 23 का मान है 2001 के, 23 का मान है 2001 के, एक का मान निकालेंगे तो 23, 8 और 7, ठीक है 87 आ जाएगा। आपसे पूछा एक्स का मान, तो एक्स कितना है दोस्तों 5 2 7, 3 2 5 और 1 6 है, 67 का मान निकालना है, तो 67 गुणा में 87 करेंगे, 7 7 49, जो भी मेरा आंसर आएगा यूनिट डिजिट 9 आएगा, और यूनिट डिजिट 9 किसमें है दोस्तों, इसमें है 58 29। ठीक है, यूनिट डिजिट से आप इस सवाल को सोल्व कर पा रहे हैं 58 29। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहां पे दिया हुआ है 3, करिए। तो कह रहा है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद तो 5808 हो जाती है, 5 वर्ष के बाद 7320 हो जाती है, उसी दर पर 85 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में कितना ब्याज देगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है भैया। कह रहा है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 5808, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 7320, तो जो बीच के 3 वर्ष हैं उनमें कितना बड़ी होगी, तो इनका अंतर 10 में 8 गई 2, 1, 13 में 8 गई 5 और 1, 1512 हो जाएगा। तो भैया 1 वर्ष में कितना बड़ी होगी, तो 1512 में 3 चौक 12, 0 और 3, 3 5 15, 0 504। ठीक है, 1 साल में 504 रुपये बढ़ रही है।
तो प्रिंसिपल क्या होगा जी, मूलधन क्या होगा 5808, 2 वर्ष का ब्याज तो यह आएगा 1008। तो मूलधन आ गया 0081, प्रिंसिपल आ गया जी 4800 रुपए। ठीक है, अब आपसे पूछा कि उसी दर पर तो रेट और निकालिए, तो रेट निकालेंगे भैया, रेट 504 रुपए का रेट लगता है हर साल 4800 रुपए पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10.5, कितना आएगा 10.5%। तो अब आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, अब आपको निकालना है ब्याज, साधारण ब्याज, राशि है जी 4800 रुपए, टाइम 4×12 और 2 14/3, रेट है 10.5 का, तो पॉइंट हटाएंगे बटे 10 लगाएंगे, इंटरेस्ट के लिए 100। अब आप इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो गई। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 16 3 48, 2 पंजे 10, 2 7 14, 5 से कटेंगे 21। ठीक है, 16 7 112 गुणा में 21। ठीक है, तो आखिरी में 2 मिलेगा, तो 4352 रुपए इस सवाल का आंसर। ठीक है, 4352 रुपए इस सवाल का आंसर। सॉरी गलती है क्या कहीं, ये गलत काट दिया हमने। यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 4800, 4×12 और 2 14/3 आएगा। ठीक है, 14/3, यहां पे 10/3 कर दिया था, और यहां पे गुणा में 10.5 आएगा, तो इसका पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, गुणा में आपका 100 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 16 3 48, 2 7, यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 4165 आएगा। ठीक है, 4165। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि x की आय वायु की आय से 80% अधिक है और z की आय x और y की कुल आय की 60% है। तो z की आय x की आय से कितना परसेंट कम है? 3 आदमी है भैया, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है। कह रहे कि x की आय वायु से 80% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा दोस्तों? 180। ठीक है, अब देखिए z क्या है, इन दोनों के योग का 60%, यानी 280 का 60%, तो भैया कितना आएगा? 6 × 8 48, 6 दूनी 12 और 2 14, 168। अब इनका अंतर कितना आएगा दोस्तों? कह रहे कि z की आय x से कितना परसेंट कम है, तो 10 में 8 गई 2, यानी 12 कम है कितने पर? 180 में, तो 100 में कितना भैया? ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 20/3 तो आएगा 6.6666। तो आप इसको लिख सकते हो 6.7%। क्या लिख सकते हो दोस्तों? 6.7% आप इसको लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। डेली दोपहर को 12 बजे जुड़ेंगे, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग के मॉक टेस्ट के लिए। और दोस्तों अगर आप कंसेप्ट और सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो केवल 499 रुपए में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं विनायक बैच को। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करें। जब लॉगिन करेंगे तो सामने ही पेड कोर्स का सेशन देखेगा, उसमें आपको बैच मिलेगा चिराग है सीएपीएफ के लिए, उसके नीचे आपको मिलेगा विनायक बैच, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।